धारा 221 अपराध का संज्ञान। यह धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 67 के तहत आने वाले एक विशिष्ट अपराध के लिए मुकदमा चलाने, संज्ञान लेने पर विशेष प्रतिबंध लगाती है, खासकर जब अपराध वैवाहिक संबंध में किया गया हो। कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जहां व्यक्ति वैवाहिक संबंध में है, सिवाय तथ्यों की प्रथम दृष्टया संतुष्टि प्रिमा फासिए सेटिस्फैक्शन पर, जो अपराध का गठन करते हैं जब पत्नी द्वारा पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज या की गई हो। सरल शब्दों में, अगर कोई अपराध भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 के तहत दंडनीय है, और यह अपराध पति पत्नी के वैवाहिक संबंध के भीतर हुआ है, तो अदालत तब तक इस अपराध का मुकदमा शुरू नहीं करेगी, संज्ञान नहीं लेगी। जब तक उसे प्रथम दृष्टया पहली नजर में यह न लग जाए कि अपराध के तथ्य मौजूद हैं। और यह प्रथम दृष्टया संतुष्टि केवल तभी आएगी जब पत्नी ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज की हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 67 क्या हो सकती है? अनुमान। और यह धारा संभवतः पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ सहमति के बिना यौन संबंध, जो बलात्कार नहीं है लेकिन आपराधिक है, या अन्य प्रकार के वैवाहिक यौन अपराधों से संबंधित है, जैसा कि भारत में कानून में हाल के बदलावों और चर्चाओं के आलोक में अपेक्षित है। यह वैवाहिक बलात्कार के विवादास्पद मुद्दे से जुड़ी हो सकती है, जिसमें आमतौर पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए विशेष शर्तों की आवश्यकता होती है। इस धारा का महत्व वैवाहिक संबंधों की संवेदनशीलता। यह वैवाहिक संबंधों की जटिल और संवेदनशील प्रकृति को पहचानती है। पत्नी की शिकायत आवश्यक। यह स्पष्ट करती है कि ऐसे अपराध के लिए केवल पत्नी की शिकायत पर ही कार्यवाही शुरू की जा सकती है और किसी तीसरे पक्ष की नहीं। प्रथम दृष्टया संतुष्टि। प्रथम दृष्टया संतुष्टि की शर्त यह सुनिश्चित करती है कि मामले में आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रारंभिक विश्वसनीयता हो, जिससे तुच्छ या दुर्भावनापूर्ण मुकदमों को रोका जा सके। महिलाओं की सुरक्षा। यह प्रावधान पत्नी को वैवाहिक संबंध में हुए अपराधों के खिलाफ कानूनी सहारा लेने का अधिकार देता है, साथ ही दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है। संक्षेप में, धारा 221 भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 के तहत वैवाहिक संबंधों में किए गए कथित अपराधों के लिए संज्ञान लेने पर एक विशिष्ट प्रतिबंध लगाती है। यह प्रावधान न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पत्नी द्वारा पति के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्टि वाली शिकायत की अनिवार्यता पर जोर देता है, जिससे वैवाहिक विवादों में अनावश्यक आपराधिक हस्तक्षेप को नियंत्रित किया जा सके और पत्नी को न्याय तक पहुंचने का एक विशेष अधिकार मिल सके। धारा 222 मानहानि के लिए अभियोजन। यह धारा मानहानि के अपराधों के लिए मुकदमा चलाने, संज्ञान लेने के विशिष्ट नियमों को बताती है, जिसमें सामान्य नागरिकों और उच्च पदस्थ लोक सेवकों के लिए अलग अलग प्रावधान हैं। मानहानि अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत दंडनीय अपराध है। सामान्य मामलों में मानहानि का संज्ञान कोई भी न्यायालय भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 356 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान सिवाय अपराध से एग्रीव्ड पीड़ित व्यथित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के नहीं लेगा। सरल शब्दों में, मानहानि भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अपराध के लिए अदालत तब तक मुकदमा शुरू नहीं करेगी जब तक उस व्यक्ति ने खुद शिकायत न की हो जिसकी मानहानि हुई है, परंतु यह कि जहां ऐसा व्यक्ति बच्चा हो, या विकृत चित्त अस्वस्थ मन का हो, या बौद्धिक अक्षमता वाला हो, या बीमारी या दुर्बलता के कारण शिकायत करने में असमर्थ हो, या एक महिला हो जिसे स्थानीय रीति रिवाजों और शिष्टाचार के अनुसार सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, तो कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से उसकी ओर से शिकायत कर सकता है। सरल शब्दों में, विशेष प्रावधान। कुछ विशेष मामलों में पीड़ित व्यक्ति के बजाय कोई दूसरा व्यक्ति शिकायत कर सकता है, लेकिन अदालत की अनुमति से। ये मामले हैं बच्चा, मानसिक रूप से बीमार या बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति, बीमार या कमजोर व्यक्ति जो शिकायत नहीं कर सकता,
ओ ऐसी महिला जिसे सामाजिक रीति रिवाजों के कारण सार्वजनिक रूप से आने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। उच्च पदस्थ लोक सेवकों के खिलाफ मानहानि का संज्ञान। 2। इस संहिता में किसी भी बात के होते हुए भी जब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 336 के तहत आने वाले किसी अपराध का आरोप ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लगाया जाता है जो अपराध करते समय भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक या संघ का या किसी राज्य का या किसी केंद्र शासित प्रदेश का मंत्री हो, या संघ या किसी राज्य के मामलों से संबंधित कार्यरत कोई अन्य लोक सेवक हो और यह उसकी सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में उसके आचरण के संबंध में हो, तो एक सत्र न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान ले सकता है मामले को उसे सुपुर्द किए बिना लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा लिखित शिकायत पर। सरल शब्दों में, वो सामान्य नियमों के बावजूद अगर मानहानि का अपराध भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, केंद्रीय या राज्य मंत्री और या किसी ऐसे लोक सेवक के खिलाफ हुआ है जो संघ या राज्य के मामलों से संबंधित कार्य कर रहा है और यह उसके सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन से जुड़ा है, वो तो सत्र न्यायालय सीधे इस मामले का संज्ञान ले सकता है। उसे मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द किए जाने की आवश्यकता नहीं है। वो संज्ञान तभी लिया जाएगा जब लोक अभियोजक, सरकारी वकील द्वारा लिखित शिकायत की गई हो। लेकिन शिकायत का विवरण 3 उपधारा 2 में संदर्भित प्रत्येक शिकायत में उन तथ्यों का उल्लेख होगा जो कथित अपराध का गठन करते हैं, ऐसे अपराध की प्रकृति और ऐसी अन्य विशिष्ट जानकारी जो अभियुक्त को कथित अपराध की सूचना देने के लिए यथोचित रूप से पर्याप्त हो। सरल शब्दों में, लोक अभियोजक द्वारा की गई शिकायत में अपराध के सभी आवश्यक तथ्य, अपराध की प्रकृति और अन्य विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए ताकि अभियुक्त को पता चल सके कि उस पर क्या आरोप हैं। और बाइंड लोक अभियोजक द्वारा शिकायत के लिए पूर्व अनुमति। 4। उपधारा 2 के तहत लोक अभियोजक द्वारा कोई शिकायत पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। ए, राज्य सरकार की। आई, उस व्यक्ति के मामले में जो उस राज्य का राज्यपाल या उस सरकार का मंत्री है या रहा है। आई, राज्य के मामलों से संबंधित कार्यरत किसी अन्य लोक सेवक के मामले में। बी, केंद्र सरकार की किसी अन्य मामले में। सरल शब्दों में, लोक अभियोजक तब तक शिकायत नहीं कर सकता जब तक पूर्व अनुमति न मिल जाए। वो अगर पीड़ित राज्य का राज्यपाल या मंत्री है या राज्य के किसी अन्य लोक सेवक से संबंधित है तो राज्य सरकार की अनुमति। वो अन्य सभी मामलों में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री या संघ के लोक सेवक, केंद्र सरकार की अनुमति। संज्ञान लेने की समय सीमा। 5। कोई भी सत्र न्यायालय उपधारा 2 के तहत किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि शिकायत अपराध के कथित रूप से घटित होने की तारीख से 6 महीने के भीतर न की गई। सरल शब्दों में, उच्च पदस्थ लोक सेवकों के खिलाफ मानहानि के मामले में सत्र न्यायालय तभी संज्ञान लेगा जब अपराध होने के 6 महीने के भीतर शिकायत दर्ज की गई हो। अन्य अधिकारों पर प्रभाव नहीं। 6। इस धारा में कुछ भी उस व्यक्ति के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा जिसके खिलाफ अपराध कथित रूप से किया गया है। उस अपराध के संबंध में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए या ऐसी शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए ऐसे मजिस्ट्रेट की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगा। सरल शब्दों में, यह धारा 222 किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति के उस अधिकार को प्रभावित नहीं करती है कि वह सीधे एक सामान्य मजिस्ट्रेट के सामने मानहानि की शिकायत कर सके, और न ही यह मजिस्ट्रेट की उस शिकायत पर संज्ञान लेने की शक्ति को प्रभावित करती है। अर्थ, यह प्रावधान उच्च पदस्थ व्यक्तियों के लिए एक अतिरिक्त मार्ग सीधे सत्र न्यायालय में लोक अभियोजक के माध्यम से प्रदान करता है, लेकिन सामान्य नागरिक के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करने का मूल अधिकार बरकरार रखता है।
संक्षेप में, धारा 222 मानहानि के अभियोजन को दो भागों में बांटती है। सामान्य नागरिकों के लिए पीड़ित व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करनी होगी, लेकिन राष्ट्रपति, मंत्रियों और कुछ अन्य उच्च पदस्थ लोक सेवकों के लिए लोक अभियोजक संबंधित सरकार की अनुमति से सीधे सत्र न्यायालय में शिकायत कर सकता है, बशर्ते यह 6 महीने के भीतर हो। इसका उद्देश्य यह है कि ऐसे उच्च पदस्थ अधिकारियों की सार्वजनिक छवि और कार्य प्रणाली को दुर्भावनापूर्ण मानहानि से बचाया जा सके, लेकिन साथ ही सामान्य व्यक्ति के शिकायत करने के अधिकार को भी बनाए रखा जा सके। धारा 223 शिकायतकर्ता की परीक्षा। यह धारा मजिस्ट्रेट द्वारा किसी शिकायत, कंप्लेंट पर अपराध का संज्ञान लेते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को बताती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शिकायत और उसमें दिए गए तथ्यों में सत्यता हो और वे आगे की न्यायिक कार्यवाही के लिए पर्याप्त हों। एक क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेते समय शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सार, सब्सटेंस, लिखित रूप में कम किया जाएगा और उस पर शिकायतकर्ता और गवाहों और मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। सरल शब्दों में, जब कोई मजिस्ट्रेट किसी शिकायत जो पुलिस रिपोर्ट पर आधारित नहीं है के आधार पर किसी अपराध का मुकदमा शुरू करने का फैसला करता है, तो उसे शिकायतकर्ता, कंप्लेनेंट और यदि कोई गवाह मौजूद है तो उन गवाहों की शपथ दिलवाकर जांच, पूछताछ करनी होगी। इस जांच का सारांश लिखा जाएगा। और उस लिखे हुए सारांश पर शिकायतकर्ता, गवाहों और मजिस्ट्रेट सभी के हस्ताक्षर होंगे, परंतु यह कि मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी अपराध का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। पहला विशेष प्रावधान, प्रोविजो। मजिस्ट्रेट तब तक किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक अभियुक्त एक्यूज्ड को अपनी बात कहने का मौका न दिया गया हो। यह प्रावधान निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को अनसुना न किया जाए, परंतु यह भी कि जब शिकायत लिखित में की जाती है तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी लोक सेवक ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए या ऐसा करने का इरादा रखते हुए शिकायत की है, या यदि मजिस्ट्रेट धारा 212 के तहत मामले को जांच या विचारण के लिए किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करता है। दूसरा विशेष प्रावधान, प्रोविजो। मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, शपथ पर करने की जरूरत नहीं है यदि शिकायत किसी सरकारी अधिकारी, लोक सेवक ने अपने सरकारी काम करते हुए की है, क्योंकि सरकारी अधिकारी की शिकायत को विश्वसनीय माना जाता है। या मजिस्ट्रेट ने उस मामले को धारा 212 के तहत किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को आगे की जांच या सुनवाई के लिए सौंप दिया है। परंतु यह भी कि यदि मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा करने के बाद धारा 212 के तहत मामले को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को सुपुर्द करता है, तो बाद वाले मजिस्ट्रेट को उन्हें फिर से परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा विशेष प्रावधान, प्रोविजो। अगर पहले मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच कर ली है और फिर मामला धारा 212 के तहत दूसरे मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है, तो दूसरे मजिस्ट्रेट को उन्हें दोबारा जांचने की जरूरत नहीं है। यह न्यायिक समय बचाने और अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए है। लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत पर संज्ञान। मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कथित रूप से किए गए किसी अपराध के लिए शिकायत पर संज्ञान नहीं लेगा, जब तक कि ऐसे लोक सेवक को उस स्थिति के बारे में अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता है जिसके कारण कथित घटना हुई, और ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती। सरल शब्दों में, उपधारा 2 अगर शिकायत किसी सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक के खिलाफ है, और आरोप यह है कि उसने अपराध अपने सरकारी काम करते हुए किया है, तो मजिस्ट्रेट तब तक उस शिकायत पर मुकदमा शुरू नहीं करेगा, संज्ञान नहीं लेगा, जब तक उस लोक सेवक को अपनी सफाई या घटना के बारे में अपनी बात रखने का मौका न दिया गया हो।
और उस लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट न मिल गई हो। यह प्रावधान लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय दुर्भावनापूर्ण या तुच्छ शिकायतों से बचाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही शुरू करने से पहले एक प्रारंभिक जांच और संबंधित लोक सेवक को सुनने का अवसर दिया जाए। संक्षेप में, धारा 223 यह सुनिश्चित करती है कि किसी शिकायत के आधार पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले एक उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाए। इसमें शिकायतकर्ता और गवाहों की शपथ पर जांच, लिखित रिकॉर्ड और कुछ मामलों में अभियुक्त को सुनवाई का अवसर शामिल है। यह धारा लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों के लिए भी विशेष सुरक्षा उपाय प्रदान करती है, जिससे उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में अनावश्यक बाधा न आए। धारा 224 मामले का संज्ञान लेने में अक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया। यह धारा उस स्थिति से संबंधित है जब कोई शिकायत ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष की जाती है जिसके पास उस अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र कॉम्पिटेंस नहीं है। यह बताती है कि ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए। यदि शिकायत ऐसे मजिस्ट्रेट से की जाती है जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वह सरल शब्दों में, अगर आपने किसी अपराध की शिकायत ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने की जिसके पास उस मामले को सुनने का अधिकार नहीं है, तो वह मजिस्ट्रेट क्या करेगा? यदि शिकायत लिखित में है तो उसे उस आशय के पृष्ठांकन एंडोर्समेंट के साथ सही न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर देगा। सरल शब्दों में, खंड ए, अगर आपकी शिकायत लिखी हुई है तो वह मजिस्ट्रेट उस पर एक नोट पृष्ठांकन लिखेगा कि वह इस मामले को नहीं सुन सकता और शिकायत आपको वापस कर देगा ताकि आप उसे सही अदालत में ले जा सकें। बी, यदि शिकायत लिखित में नहीं है तो शिकायतकर्ता को सही न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। सरल शब्दों में, खंड बी, अगर आपकी शिकायत मौखिक है, लिखी हुई नहीं, तो वह मजिस्ट्रेट आपको सीधे बता देगा कि आपको किस सही अदालत में जाना चाहिए। इस धारा का महत्व, नागरिकों का मार्गदर्शन। यह सुनिश्चित करता है कि यदि कोई नागरिक गलती से गलत अदालत में शिकायत कर देता है तो उसे सही दिशा में निर्देशित किया जा सके, जिससे उसके समय और प्रयास की बचत हो। न्यायिक दक्षता, यह न्यायिक प्रणाली को व्यवस्थित रखती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि मामले केवल उन्हीं अदालतों द्वारा सुने जाएं जिनके पास आवश्यक क्षेत्राधिकार और क्षमता है। अधिकार क्षेत्र का पालन, यह अदालतों के अधिकार क्षेत्र के सख्त पालन को बनाए रखता है। संक्षेप में, धारा 224 एक मजिस्ट्रेट के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करती है जो किसी शिकायत पर संज्ञान लेने में सक्षम नहीं है। यह या तो लिखित शिकायत को सही अदालत में प्रस्तुत करने के लिए वापस कर देता है या शिकायतकर्ता को सही अदालत में जाने का मौखिक निर्देश देता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि शिकायत सही मंच पर पहुंचे। धारा 225 प्रक्रिया के जारी करने का स्थगन। यह धारा एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देती है कि वह किसी शिकायत मिलने पर आरोपी के खिलाफ तुरंत समन या वारंट प्रोसेस जारी करने के बजाय मामले की प्रारंभिक जांच या अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल उन्हीं मामलों में न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़े जहां पर्याप्त आधार हों। कोई भी मजिस्ट्रेट किसी अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर जिसका संज्ञान लेने के लिए वह अधिकृत है या जिसे धारा 212 के तहत उसे सौंपा गया है, यदि वह उचित समझे और ऐसे मामले में जहां अभियुक्त उसके क्षेत्राधिकार के बाहर रहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से अभियुक्त के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर सकता है और यह तय करने के उद्देश्य से कि कार्यवाही आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं, या तो स्वयं मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा अन्वेषण करने का निर्देश दे सकता है जिसे वह उचित समझे। सरल शब्दों में, जब एक मजिस्ट्रेट को कोई शिकायत मिलती है
जिस पर वह संज्ञान ले सकता है या जो उसे धारा 212 के तहत सौंपी गई है। ओ अगर वह मजिस्ट्रेट उचित समझे तो वह तुरंत आरोपी के खिलाफ समन या वारंट प्रक्रिया जारी करने को टाल सकता है। ओ और अगर आरोपी उस मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से बाहर रहता है तो उसे ऐसा अनिवार्य रूप से करना होगा, यानी टालना ही होगा। ओ यह टालने का कारण यह तय करना है कि क्या मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत आधार हैं या नहीं। ओ इसके लिए मजिस्ट्रेट या तो खुद मामले की जांच कर सकता है, ओ या किसी पुलिस अधिकारी को अन्वेषण इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दे सकता है, ओ या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को अन्वेषण का निर्देश दे सकता है जिसे वह सही समझे। परंतु यह कि ऐसे अन्वेषण का कोई निर्देश नहीं दिया जाएगा। ए जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, या बी जहां शिकायत किसी न्यायालय द्वारा नहीं की गई है जब तक कि शिकायतकर्ता और उपस्थित गवाहों, यदि कोई हो, की धारा 223 के तहत शपथ पर परीक्षा नहीं की गई है। पहला विशेष प्रावधान प्रोविजो मजिस्ट्रेट अन्वेषण का निर्देश नहीं देगा अगर ओ अपराध इतना गंभीर है कि उसकी सुनवाई केवल सत्र न्यायालय ही कर सकता है। ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को सीधे सत्र न्यायालय को भेजने की प्रक्रिया अपनानी होती है। ओ या अगर शिकायत किसी अदालत ने नहीं की है, यानी किसी व्यक्ति ने की है, तो जब तक शिकायतकर्ता और उसके गवाहों की धारा 223 के तहत शपथ पर जांच न हो गई हो। 2. उपधारा गेंद के तहत जांच में मजिस्ट्रेट यदि वह उचित समझे तो शपथ पर गवाहों का साक्ष्य ले सकता है, परंतु यह कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि शिकायत किया गया अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह शिकायतकर्ता को अपने सभी गवाहों को पेश करने और उन्हें शपथ पर जांच करने के लिए कहेगा। सरल शब्दों में, ओ जब मजिस्ट्रेट खुद जांच कर रहा हो उपधारा 1 के तहत। ओ अगर वह उचित समझे तो वह गवाहों से शपथ दिलाकर उनकी गवाही साक्ष्य ले सकता है। ओ विशेष प्रावधान अगर अपराध इतना गंभीर है कि उसकी सुनवाई केवल सत्र न्यायालय ही कर सकता है और मजिस्ट्रेट सिर्फ प्रारंभिक जांच कर रहा है, ओ तो मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता को यह कहना होगा कि वह अपने सभी गवाहों को लाए और उनकी शपथ पर जांच करवाए। ओ इसका मतलब है कि सत्र न्यायालय के मामलों में प्रारंभिक जांच अधिक विस्तृत होनी चाहिए। डी दे पदार्थी यदि उपधारा 1 के तहत अन्वेषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो पुलिस अधिकारी नहीं है तो उसे उस अन्वेषण के लिए इस संहिता द्वारा एक पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को प्रदत्त सभी शक्तियां होंगी सिवाय वारंट के बिना गिरफ्तारी की शक्ति के। सरल शब्दों में, ओ अगर मजिस्ट्रेट ने किसी गैर पुलिस व्यक्ति को अन्वेषण करने का निर्देश दिया है, जैसे कोई मजिस्ट्रियल जांच, ओ तो उस व्यक्ति के पास पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी जैसी सभी शक्तियां होंगी, लेकिन वह बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता। ओ यह सुनिश्चित करता है कि जांचकर्ता के पास आवश्यक अधिकार हों, लेकिन गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस या विशिष्ट न्यायिक आदेश के पास ही रहे। और इन संक्षेप में, धारा 225 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह किसी शिकायत पर तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के बजाय मामले की प्रारंभिक जांच करवा सके। यह खासकर तब अनिवार्य है जब आरोपी मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार के बाहर रहता हो। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि केवल पर्याप्त आधार वाले मामले ही आगे बढ़ें, न्यायिक संसाधनों का दुरुपयोग न हो और निष्पक्षता बनी रहे। यह मजिस्ट्रेट को जांच के तरीके स्वयं या पुलिस अन्य व्यक्ति द्वारा चुनने का लचीलापन भी देती है और कुछ मामलों में जांच के लिए विशेष शर्तें भी लागू करती है।